जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज बाबा साहेब के भाषण की एक और वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। लोग दुनिया भूम आते हैं, भारत आते हैं और फिर जातिवाद का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर। आप वीडियो को देखते रहें, बाबा साहेब ने भाषण में और क्या कहा था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अस्पृश्य छात्रों की ओर से मुंबई में आयोजित किया आने वाला मुंबई अस्पृश्य विद्यार्थी आंदोलन 10, 11, 12 दिसंबर 1938 के दिनों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 12 दिसंबर के दिन सम्मेलन के अध्यक्ष पद से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने छात्रों को उपदेश किया, जिसे मुंबई अस्पृश्य विद्यार्थी आंदोलन के सफल समापन के अवसर पर आयोजित किया गया था। अंबेडकर ने छात्रों को सरकारी नौकरियों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया, यह तर्क देते हुए कि इससे सामाजिक स्थिति सुधरेगी और एक विशेष जाति का एकाधिकार टूटेगा। उन्होंने शिक्षा को लगातार जारी रखने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि उपाधि प्राप्त करने के बाद लोग अक्सर पढ़ना छोड़ देते हैं। इसके अलावा उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के स्वार्थी बनने और कर्तव्य की भावना में कमी जैसे दोषों की आलोचना की। अंत में उन्होंने छात्रों को कम बच्चे पैदा करने और अपनी जिम्मेदारियों को समझने की सलाह दी, ताकि वे अपने बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा प्रदान कर सकें, अपने पिता के उदाहरण का प्रयोग करते हुए। इस सभा में उपस्थित विराट जनसागर के सामने बोलते 2 घंटे भाषण दिया। आज आपने मुंबई में अस्पृश्य छात्रों का सम्मेलन आयोजित किया है और सभी मायनों में वो सफल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए आपका और सम्मेलन में जिन छात्रों ने हिस्सा लिया, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। शनिवार और रविवार के दिन मैं नासिक में था। यात्रा की परेशानियों से मेरी सेहत खराब हुई है। मुझ में बोलन तक की ताकत नहीं बची है। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि आज यहां उपस्थित रह सका, इसमें मुझे बड़ी खुशी है। इस तरह के कई सम्मेलन होते हैं। ऐसे आयोजनों में जब कोई अध्यक्ष आता है, मैं हमेशा देखता हूं, वो जब भाषण देता है तब छात्रों को एक उल्हाना देता है। आप पढ़कर करेंगे क्या? सरकारी नौकरी? उन्हें देश सेवा करने का उपदेश दिया जाता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। छात्रों के बारे में मैंने जो कुछ सोचा है, उसके आधार पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये उपदेश झूठा होता है और मैं इस प्रकार का कोई उपदेश आपको नहीं देने जा रहा हूं। छात्र पढ़कर अगर नौकरी करे तो उसमें पाप कैसा? उसकी भी जिंदगी है, उसकी भी भावनाएं हैं। हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? अपने गुणों को फलने फूलने का मौका मिले, बस यही ना, उसका अच्छा फल मिले। इसलिए मैं आपका उनके जैसा कोई उपदेश नहीं करूंगा। आप सरकारी नौकरी पाने की पूरी कोशिश करें। मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर मैं बस इतना कहूंगा कि आजकल सरकारी नौकरी एक विशिष्ट जाति का एकाधिकार हो गया है। कलेक्टर का दफ्तर हो या अन्य कोई भी सरकारी दफ्तर हो, एक ही जाति के लोग वहां मिलेंगे। कई लोग पूछते हैं, आप नौकरी के पीछे इस तरह हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? योग्यता हो तो नौकरी मिल ही जाती है, उसमें जाति को क्यों घसीटते हैं? लेकिन अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में सोचा जाए सो पता चलेगा कि नौकरी के क्या फायदे हैं। ये पूछना मूर्खता है। इस देश में जाति भेद बहुतर हावी है। आज जिसके हाथ में पैसा है, असली सत्ता उसी के हाथ में है। वो विवेक के साथ उसका इस्तेमाल करने के बजाय अपनी रोटी पर घी चुपड़ने के लिए ही उसका इस्तेमाल करता है। नौकरी करने से हाथ में तन वखवा आती है। जिस समाज के पास सरकारी नौकरियां नहीं, अधिकार के पदों पर जिस समाज के लोग नहीं है, उसकी स्थितियों में कभी कोई सुधार नहीं आएगा। ब्राह्मण समाज सरकारी नौकरियों में लगा है, इसलिए उसके पास सामर्थ्य है, वो अपनी वर्चस्वता बनाए रख सकता है। इसीलिए सरकारी नौकरी पाने की कोशिश से आपकी उन्नति होगी। आप जरूर पूरी ताकत लगाकर इस बात की कोशिश करें। पढ़े लिखे आदमी में भी कुछ दोष होते हैं, हालांकि पढ़ाई के बाद नौकरी पाने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। आप जरूरी कोशिश करें कि कोई बुराई आपके अंदर ना आए। पहली बात ये याद रखिए कि पढ़ने के बाद आदमी स्वार्थी हो जाता है। मनुष्य का स्वार्थी होना स्वाभाविक है, लेकिन पढ़ा लिखा मनुष्य केवल अपने हित की सोचता है, समाज के हित की नहीं सोचता। वो केवल अपनी पत्नी और बच्चों की तथा खुद अपनी ही चिंता करता है, समाज के हित की वो नहीं सोचता। मैजनी कहते हैं, परतंत्र फैलता है तब इंसान पढ़ लिख ले तो भी उसमें कर्तव्यों से अधिक हकों का एहसास तीव्रतर होता जाता है। अपना कर्तव्य क्या है, ये भावना उसमें जागृत नहीं होती। ये पढ़े लिखे आदमी का दोष है कि उसके मन में कर्तव्य की भावना नहीं जागती। पढ़े लिखे आदमी को जब उपाधि मिलती है और जब उसे नौकरी मिलती है, तो उसकी पढ़ाई का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है।
पढ़ाई का महत्व उसके लिए खत्म हो जाता है। विद्या प्राप्ति का महत्व रुक जाता है। मैं जब यात्रा के लिए निकलता हूं तब हमेशा मेरे पास 4 किताबें और अखबार होते हैं, परंतु यात्रा के दौरान मैं जब पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूं तब देखता हूं कि उनके हाथ में किताबें या अखबारों की जगह सिगरेटों की डिब्बियां होती है। अगर कोई बीए तक पढ़े तो क्या उसे आगे की पढ़ाई की जरूरत नहीं होती? बीए या एमए हो तो सभी ज्ञान प्राप्त हुआ, ये गलत भावना है। जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने समंदर को पी लिया, उसी प्रकार पढ़कर कोई उपाधि प्राप्त करते ही पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि हमने पूरी विद्या हासिल की। बड़ौदा संस्थान में एक आदमी था, वो बीए तक पढ़ा था। महाराज ने एक गांव में उसकी नियुक्ति की थी। उस दौरान गुजराती में ही बड़ौदा रियासत का कामकाज चलता था, अंग्रेजी में नहीं चलता था। वो आदमी बेहद आलसी था, भूले भटके कभी कभी टाइम्स अखबार तक नहीं पढ़ता था। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद उसे एबीसी तक की पहचान नहीं रही। ये बिल्कुल सच बात है, मेरा भी यही अनुभव है। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखने की शर्त हुआ करती थी। तब ये भाषाएं मुझे आती थी, लेकिन बाद में उन भाषाओं से संपर्क छूट गया तो अब इन भाषाओं में बोलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इधर मैं जब फ्रांस और जर्मनी गया था तब इन भाषाओं में बोलना मेरे लिए कठिन हो गया था। इसीलिए पढ़ना लिखना हमेशा जारी रखना होगा। जैसे एक बार शराब पीने वाला आदमी बार बार शराब पीने लगता है, जिंदगी भर पीता रहता है, उसी प्रकार विद्यार्जन के साथ भी होना जरूरी है। विद्या प्राप्ति की असली चाहत किसके मन में पैदा होती है? परीक्षा के बाद जो अपनी किताबें नल बाजार में बेचता है उसे? मैं तो यही कहूंगा कि पत्नी से बच्चों से अधिक जिसे विद्या से प्रेम है, उसी को पढ़ने लिखने का विद्या का चस्का लगेगा। अगर कभी साहूकारी के कारण मेरे घर पर कुर्की आए और तब के लिए अगर मेरी किताबों को छुए भी तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। आप पढ़े लिखे बच्चों में सुंदरता के प्रति लगन मुझे दिखाई देती है। शादी में भी आप देखते हो कि लड़की सुंदर है या नहीं, आप देखते हैं कि वो आपको पसंद है या नहीं, लेकिन यही अधिकार आप लड़कियों को भी दें। कई सुंदर लड़कियां कुरूप व्यक्ति के स्वाधीन होती हुई मैंने देखी है। मैं इस देश से ऊब चुका हूं, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का एहसास था, इसलिए मुझे यही रहना पड़ा। हालांकि यहां का धर्म, सामाजिक रचना, सुधार और संस्कृति आदि से मैं बेहद उबा हूं, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का एहसास है, इसीलिए मुझे यहां रहना पड़ा। आई एम एट वॉर विद सिविलाइजेशन। यहां के करोड़पति मारवाड़ियों के घरों में क्या दिखाई देगा? उनके घरों में स्टैच्यू, फर्नीचर, पेंटिंग और किताबों में से कोई चीज दिखाई नहीं देगी। यही बात ब्राह्मणों की। किसी ब्राह्मण कलर को तनख्वाह मिलते ही वो पहले अपनी पत्नी के लिए सोने का कोई गहना बनाने की फिराक में होता है, क्योंकि संकट की घड़ी में सोना काम आता है ना। दुनिया में अगर सिर्फ जीना ही लक्ष्य हो तो पशु और इंसान के बीच फर्क ही क्या? इंसान सुंदरता को जोड़कर रख सकता है, पशु ये नहीं कर सकता। केवल कॉलर खड़ी कर या गले में नेक टाई लटकाने से सौंदर्य नहीं बढ़ता। मैं आज तक 18-19 बार विलायत गया था। मेरे साथ कई लोग भी आए थे। आज उन सभी को वर्णाश्रम धर्म मंजूर है। उन पर हमारी यात्रा का कोई असर पड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। क्या जिंदगी है? हिंदू धर्म की सारी गंदगी उन्हें मंजूर है। आप गंदगी में पड़े रत्न हैं। बेहद गंदे पानी में इत्र की बूंद की तरह आपकी हालत है। आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। घर में दरिद्रता का साम्राज्य। सो इस मैल को साफ करना आपका कर्तव्य है। बाइबल में मैंने पढ़ा है कि अगर नमक ही अलोना हो जाए तो बाकी चीजों में स्वाद कहां से आएगा? कोई भी कार्य करने के लिए अपने अंदर गुणों का ठहराव जरूरी है, और गुणों के ठहराव के लिए कम से कम एक पीढ़ी का बीतना जरूरी है। खुद के सुधरे बगैर औरों को आप क्या सुधारेंगे? सुधार की जड़ें विरासतों में धंसनी चाहिए। आप में अगर गुणों की कमी हो तो पूरी पूरी कोशिश कर उन्हें पालें। आप में से ज्यादातर अविवाहित होंगे, कईयों की शादियां भी हुई होंगी, लेकिन शादी के बाद आप क्या करने वाले हैं? इस बारे में आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पिता का उदाहरण देने के बजाय मैं अपने पिताजी का उदाहरण आपको बताता हूं। उनके कुल 14 बच्चे हुए, मैं उनका 14वां रत्न। लेकिन एक फिंस्टन कॉलेज में मैं जब था तब मेरा क्या हाल था? मेरे पास चप्पलें नहीं थी, लट्ठे की कमीज और पिताजी के फटे हुए कोट पहनता था। एल्फिंस्टन कॉलेज में आप जाएंगे तो वहां आपको भुल्लर साहब की तस्वीर दिखाई देगी। उन्होंने मुझे कॉलेज के आखिरी 2 सालों में शटर्स मुहैया करवाए। तब मेरे मन में ख्याल आता था कि मेरे पिताजी के 14 के बजाय अगर 4 ही बच्चे होते तो मैं कितनी आराम की जिंदगी जी पाता। मेरे दुख के लिए मेरे पिताजी ही जिम्मेदार थे। एक बार कॉलेज जाते समय रेल का पास में घर भूला। उसी दिन पास जांचे जाने वाले थे। टिकट लेने वाले मास्टर ने मुझे टोका। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। 4 बजे तक चर्चगेट के स्टेशन में मैं बैठा रहा था। बाद में मेरी कक्षा का कैकेनी नाम का लड़का वहां आया।
उसने पूछा, क्यों रे, यहां क्यों बैठा है? मैंने सब कुछ उसे बताया। 4 आने देकर उसने मुझे छुड़ाया, टिकट लेकर मुझे घर भेजा। इसीलिए इस मामले में मैं अपने पिताजी को ही दोष देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पहचाना नहीं। पिताजी गलती कर रहे हों तो उन्हें यह बात बताना मैं गलत नहीं मानता। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। इसी प्रकार ये महिलाओं की भी जिम्मेदारी है। मैं केवल पुरुषों के लिए ही नहीं बोलता, महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारी पहचानना आना चाहिए। आपको इस बारे में सोचना होगा। आप नौकरी पर जाएंगे, मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर बाबू बनेंगे। करीब 50 से 60 रुपये तनख्वाह आपको मिलेगी। उसमें अगर आपके 14 बच्चे होंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? उनकी जिम्मेदारी आप क्या समाज पर डालेंगे? इस बारे में आप खूब सोचिए। आप संन्यास नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कोई अगर संन्यास ले तो अच्छा ही होगा। हंसो नहीं, यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। मेरे 5 बच्चे हैं, उनमें से 4 मर गए। इसका अब मुझे अफसोस नहीं होता, उल्टे खुशी ही होती है। ये बच्चे अगर जिंदा होते तो उनकी शिक्षा, खाना पीना, रहना आदि का मुझ पर बोझ आता। मेरे लिए ये बात परेशानी पैदा करती। मेरा एक ही बेटा है, मुझ पर उसकी पूरी जिम्मेदारी है। उसके शतांश भर जिम्मेदारी भी अगर आप अपने बच्चों के बारे में दिखाएं तो बेहतर होगा। ये समाज के कल्याण की बात है। अगर आपके 5-6 बच्चों होंगे तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी? उनकी बाकी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे आप? इसलिए जिम्मेदारी को बढ़ाने के बजाय घटाने में ही समझदारी है। महिला पुरुषों का पशुओं की तरह जीना इंसानियत को बट्टा लगाने वाला है। आप इस बारे में जरूर सोचिए। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही अहम भाषण के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। ये वो बातें हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1938 में मुंबई में दलित छात्रों, जिन्हें तब अस्पृश्य कहा जाता था, उनके एक सम्मेलन में कही थी। हाँ, 1938 की बात है ये। हमारे पास इस भाषण के वो अंश हैं जो जनता नाम का एक प्रकाशन था, हाँ। उसमें 17 दिसंबर 1938 को छपे थे। हाँ। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस ऐतिहासिक भाषण के जो मुख्य विचार थे, हाँ। जो गहरी बातें थी, उनको समझें और ये भी देखें कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय के छात्रों को क्या राह दिखाने की कोशिश की थी। हाँ, क्या संदेश था उनका। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। तो ये तारीख थी 12 दिसंबर 1938। हाँ। मुंबई में अस्पृश्य विद्यार्थी आंदोलन का, मतलब उस वक्त के दलित छात्रों का संगठन था। हाँ, हाँ। उसका 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा था और ये आखिरी दिन था, समापन समारोह। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। अच्छा। कहते हैं कि जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो जोरदार तालियां बजी और कुछ छात्राओं ने उन पर फूल भी बरसाए। उन्होंने शुरू में ही बताया कि वो नासिक यात्रा से लौटे थे, तो सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी। आवाज में भी शायद वो बात ना हो, लेकिन फिर भी वहां आकर उन्हें खुशी हुई थी। ये उन्होंने शुरू में ही कह दिया था। हाँ, और आते ही उन्होंने एक सीधी बात कही जो थोड़ी चौंकाने वाली थी उस वक्त के हिसाब से। क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसे मौकों पर अध्यक्ष आते हैं और छात्रों को बस किताबी बातें सुनाते हैं, देश की सेवा करो, समाज के लिए जियो, वगैरह वगैरह। हाँ, ये तो होता है। और फिर पूछते हैं आगे, भाई पढ़ लिख कर करोगे क्या? सरकारी नौकरी? डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा, ये सब बातें खोखली हैं, मैं ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगा। ये बात वाकई गौर करने वाली है। सोचिए, उस जमाने में जब नेता नौजवानों को आदर्शवाद का पाठ पढ़ाते थे, हाँ, अंबेडकर सीधे सीधे उस ढर्रे को चुनौती दे रहे थे। वो कह रहे थे कि छात्रों की अपनी जिंदगी, उनकी ख्वाहिशें, वो भी मायने रखती हैं। बिल्कुल। उनका वो सवाल था ना, छात्र पढ़कर अगर नौकरी करे तो उसमें पाप कैसा? हाँ, हाँ। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस पूरी सोच पर एक तरह का कटाक्ष था जो व्यक्तिगत तरक्की को शक से देखती थी। सही बात है। वो असल में कह रहे थे कि भाई हर इंसान चाहता है कि उसकी काबिलियत को, उसके हुनर को, उसे मौका मिले दुनिया में। बिल्कुल। इसमें गलत क्या है? बिल्कुल। और शायद इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर छात्रों को यह सलाह दी कि सरकारी नौकरी पाने के लिए जी जान लगा दो। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अपने तजुर्बे से उन्होंने देखा है कि सरकारी दफ्तरों में, चाहे वो कलेक्टर का ऑफिस हो या कोई और विभाग, एक खास जाति के लोगों का जैसे कब्जा सा हो गया है। अच्छा। वही लोग भरे पड़े। ये उन्होंने पॉइंट आउट किया। हाँ, उस वक्त कुछ लोग उनसे सवाल भी करते थे, जैसा उन्होंने भाषण में बताया कि आप लोग हमेशा नौकरी क्यों करते रहते हो? हाँ, ये सवाल तो उठता होगा। अगर लायक हो गए तो नौकरी मिल ही जाएगी, इसमें जात पात कहाँ से आ गई? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये सवाल ही मतलब बेवकूफी भरा है। हाँ, क्योंकि यहाँ अंबेडकर सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहे थे। वो दरअसल सत्ता और सामाजिक ताकत के खेल को समझ रहे थे और समझा भी रहे थे। अच्छा, कैसे? उनका तर्क ये था कि जिस समाज के लोगों के हाथ में सरकारी पद नहीं होते, अधिकार की कुर्सियां नहीं होती, वो समाज कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता।
असली ताकत तो पैसे और रुतबे से आती है। उन्होंने ब्राह्मण समाज का उदाहरण भी दिया। हाँ, दिया था कि उनके पास सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है, इसलिए उनके पास ताकत है, दबदबा है। तो अंबेडकर के लिए सरकारी नौकरी पाना सिर्फ एक लड़के या लड़की के करियर का सवाल नहीं था। ये उस पूरे समाज को जो सदियों से दबाया गया था उसे ऊपर उठाने का, उसे ताकत दिलाने का एक सोचा समझा तरीका था, एक स्ट्रैटेजी थी, आप कह सकती हैं। हाँ, एक रणनीति। ये तो हुई नौकरी की बात, जिससे उन्होंने जरूरी बताया। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। नहीं, उन्होंने पढ़े लिखे तबके की कुछ कमियों पर भी उंगली रखी। पहली बात जो उन्होंने कही वो थोड़ी कड़वी थी। क्या थी? कि अक्सर पढ़ लिख जाने के बाद आदमी बड़ा मतलबी हो जाता है, स्वार्थी। अच्छा। उससे बस अपनी फिक्र रहती है, अपने बीवी बच्चों की। समाज जिसने शायद उसे पढ़ाने में मदद की, उसे वो भूल जाता है। ये तो आज भी दिखता है कई बार। हाँ, और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने इटली के मशहूर क्रांतिकारी मैजनी का भी जिक्र किया। मैजनी का? हाँ, मैजनी का कहना था कि गुलाम देश में पढ़े लिखे लोगों को भी अपने हक, अपने अधिकार तो खूब याद रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां, अपने फर्ज याद नहीं आते। वो भावना जैसे सोई रहती है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी और शायद आज भी उतनी ही मौजू है। सही कह रहे हैं। शिक्षा का मकसद सिर्फ डिग्री लेना और पैसा कमाना नहीं हो सकता। अगर शिक्षा आपको अपने समाज, अपने लोगों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार नहीं बनाती तो शायद वो अधूरी है। खासकर अंबेडकर जिस समुदाय के छात्रों से बात कर रहे थे, उनके लिए तो ये जिम्मेदारी और भी बड़ी थी। हाँ, उनसे उम्मीद ज्यादा थी। उनसे ये उम्मीद थी कि वो सिर्फ अपनी नाव पार नहीं लगाएंगे, बल्कि पूरे समाज की नैया को खींचेंगे। ये स्वार्थ वाली बात जो उन्होंने कही, ये उस वक्त की शायद एक दुखद सच्चाई रही होगी जिसे वो उजागर कर रहे थे। अच्छा, तो नौकरियों पर तो जोर दिया, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों की एक और आदत पर सवाल उठाया, है ना? हाँ, उठाया था। वो आदत थी सीखना बंद कर देने की। बिल्कुल, कि पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जैसे ही किसी को डिग्री मिली या नौकरी लगी, बस किताबों से नाता टूट गया। पढ़ाई लिखाई का चैप्टर मानो क्लोज। इस पर उन्होंने अपना ही उदाहरण दिया। बताया कि वो जब कहीं सफर पर जाते हैं तो उनके साथ हमेशा कम से कम 4 किताबें और अखबार जरूर होते हैं। अच्छा, सफर में भी? हाँ, जबकि उन्होंने देखा है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग सफर में किताबों की बजाय सिगरेट की डिबिया साथ रखते हैं। ये तो उन्होंने सीधी चोट की। हाँ, उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया बड़ौदा रियासत का। वहां एक साहब थे BA पास। अच्छा। महाराजा ने उन्हें किसी गांव में काम पर लगा दिया। अब उस गांव में सारा काम चलता था गुजराती में, अंग्रेजी का कोई काम ही नहीं था। ठीक। तो उन साहब ने आलस के मारे कभी कोई अंग्रेजी अखबार जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह उठाकर भी नहीं देखा। ओहो। नतीजा, कुछ साल बाद वो अंग्रेजी के अक्षर यानी ABCD तक भूल गए। क्या बात कर रहे हैं, BA पास आदमी? हाँ, सोचिए। ये तो कमाल का किस्सा है। और मजे की बात, उन्होंने सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना तजुर्बा भी बताया। अपना भी? हाँ, कि कैसे PhD करने के लिए उन्हें फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखनी पड़ी थी। उस वक्त तो खूब आती थी, लेकिन बाद में जब रोजमर्रा की जिंदगी में उन भाषाओं का इस्तेमाल बंद हो गया तो धीरे धीरे वो भी उन्हें भूलने लगे। अच्छा, ये तो होता है, प्रैक्टिस छूट जाती है तो। हाँ, वही। बाद में जब वो कभी फ्रांस या जर्मनी गए तो उन्हें बोलने में दिक्कत महसूस हुई। इसीलिए उन्होंने कहा, जैसे एक बार शराब पीने वाला आदमी बार बार शराब पीने लगता है, जिंदगी भर पीता रहता है, उसी प्रकार विद्यार्जन के साथ भी होना जरूरी है। क्या बात है, मतलब ज्ञान की लत लगनी चाहिए शराब की तरह। हाँ, कि वो प्यास कभी बुझनी नहीं चाहिए। और किताबों से मोहब्बत, वो तो बीवी बच्चों से भी ज्यादा होनी चाहिए। अरे वाह। उन्होंने मजाक में ये तक कह दिया कि अगर कभी नौबत आई कि साहूकार के कर्ज की वजह से घर पर कुर्की हो गई, हाँ, और कोई बेलेफ यानी अदालत का आदमी, हाँ, उनकी किताबों पर हाथ डालने आया, तो वो उसे गोली मार देंगे। हाँ, ये जो गोली मारने वाली बात है, भले ही मजाक में कही हो, लेकिन ये दिखाती है कि किताबों और ज्ञान को लेकर उनके मन में कितना गहरा जुनून था। बिल्कुल। वो ज्ञान को कोई मंजिल नहीं मानते थे जी। कि डिग्री मिली और काम खत्म। नहीं, उनके लिए ये एक लगातार चलने वाला सफर था, एक साधना थी। उनका संदेश साफ था, दिमाग को चलाते रहो, सीखते रहो, वरना उसमें जंग लग जाएगा, चाहे आप कितने ही बड़े डिग्रीधारी क्यों ना हो। सही बात है। ज्ञान के प्रति ये जो अटूट लगन थी, ये शायद उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता का राज भी था। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं, ये दिमागी तौर पर जिंदा रहने की बात थी। अपने भाषण में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय के भारतीय समाज, यहाँ के धर्म और रीति रिवाजों को लेकर अपनी गहरी निराशा भी जाहिर की।
अच्छा, उन्होंने एक जगह तो यहां तक कहा, मैं इस देश से ऊब चुका हूं। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। लेकिन फिर उन्होंने जोड़ा कि उन्हें अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, इसलिए उन्हें यहीं रहना है, यहीं काम करना है। मतलब निराशा के बावजूद कर्तव्य बोध था। हाँ, और उन्होंने एक और दिलचस्प नुक्ता उठाया, समाज में सौंदर्य बोध यानी खूबसूरती की समझ की कमी। सौंदर्य बोध कैसे? उन्होंने कहा कि आप करोड़पति मारवाड़ियों के घर देख लीजिए या पढ़े लिखे ब्राह्मण लोगों के घर, वहां आपको शायद ही कोई कला की चीज, कोई अच्छा फर्नीचर, कोई पेंटिंग या ढंग की किताबें मिले। पैसा आते ही क्लर्क सबसे पहले क्या सोचता है? पत्नी के लिए सोने का कोई गहना बनवा लूं। क्यों? क्योंकि सोना मुसीबत में काम आएगा। हाँ, ये सोच तो होती है। इस पर अंबेडकर ने कहा, दुनिया में अगर सिर्फ जीना ही लक्ष्य हो तो पशु और इंसान के बीच फर्क ही क्या? इंसान सुंदरता को जोड़कर रख सकता है, पशु ये नहीं कर सकता। वाह, मतलब इंसान सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं करता, वो खूबसूरती को सहेजता भी है, उसका आनंद लेता है। बिल्कुल। उन्होंने विदेश घूमकर आने वाले भारतीयों पर भी तंज कसा। अच्छा, उन पे क्या कहा? कहा कि लोग यूरोप अमेरिका घुमाते हैं, लेकिन वापस आकर फिर वही जात पात, वही वर्णाश्रम धर्म मानने लगते हैं। उन पर बाहर की हवा का कोई असर ही नहीं होता। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। फिर उन्होंने छात्रों की तरफ मुड़कर कहा, आप लोग तो गंदगी में पड़े हुए रत्न हो। ओहो, गंदगी में पड़े रत्न? जैसे बहुत गंदे पानी में इत्र की एक बूंद डाल दी हो, वैसी हालत है तुम्हारी। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनके माँ बाप अनपढ़ हैं, घरों में गरीबी है, चारों तरफ पिछड़ापन है, और इस गंदगी को, इस मैल को साफ करना अब उनकी जिम्मेदारी है। ये बहुत पावरफुल इमेज है, गंदगी में पड़ा रत्न। और इसी जिम्मेदारी को समझाने के लिए उन्होंने बाइबल का एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया। हाँ, बाइबल का। अगर नमक ही अपना स्वाद खो दे, बेस्वाद हो जाए, तो बाकी चीजों में स्वाद कहाँ से आएगा? सही बात। मतलब अगर तुम पढ़े लिखे लोग ही अपने गुण खो दोगे, अपनी चमक खो दोगे, तो समाज को कौन रास्ता दिखाएगा? उनका मानना था कि समाज सुधार कोई ऊपर ऊपर का काम नहीं है, इसके लिए पहले खुद के अंदर वो गुण लाने पड़ते हैं, उन्हें टिकाऊ बनाना पड़ता है। हाँ, अंदर से बदलाव। और ये काम एक पीढ़ी में नहीं होता, इसमें वक्त लगता है, कई पीढ़ियां खप जाती हैं। पहले खुद को सुधारो, तब दुनिया को सुधारने की सोचना। सुधार की जड़ें गहरी होनी चाहिए, जो विरासत में अगली पीढ़ी को मिले। ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो बात हुई समाज की, शिक्षा की, जिम्मेदारियों की। हाँ। लेकिन इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे मुद्दे को छुआ जो बहुत ही निजी था। हाँ। बहुत संवेदनशील था। और शायद उस जमाने में उस पर खुलकर बात करना आसान नहीं रहा होगा। वो था परिवार नियोजन का मुद्दा। फैमिली प्लानिंग की बात की उन्होंने 1938 में। हाँ, और इसे समझाने के लिए उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि अपनी पिता का उदाहरण दिया। अपने पिता का? हाँ, उन्होंने बताया कि उनके पिता के कुल 14 बच्चे थे। 14? और वो खुद 14वीं संतान थे। उन्होंने बताया कि इस वजह से उनका बचपन कितनी मुश्किलों में गुजरा। एल्फिंस्टन कॉलेज, जो मुंबई का इतना बड़ा कॉलेज था। हाँ, जाना माना कॉलेज। वहाँ पढ़ते वक्त उनके पास पहनने को चप्पलें तक नहीं होती थी। अरे बाप रे। कपड़ों के नाम पर एक मामूली सी कमीज और पिताजी का कोई फटा पुराना कोट होता था। कॉलेज के आखिरी 2 सालों में तो किसी भुल्लर साहब ने मेहरबानी करके उन्हें कुछ शर्ट्स दिलवाई। कितनी कठिनाई। उन्होंने एक और वाकया सुनाया जो दिल को छू जाता है। एक दिन वो कॉलेज जाने के लिए निकले, लेकिन जल्दी में अपना रेल का पास घर पर ही भूल गए। और किस्मत देखिए, उसी दिन टिकट चेकिंग हो रही थी। टिकट मास्टर ने उन्हें पकड़ लिया। जेब में एक पैसा नहीं था। तो फिर बेचारे शाम 4 बजे तक चर्च गेट स्टेशन पर ही बैठे रहे। सोचिए क्या हालत हुई होगी। अकेले? हाँ। बाद में उनकी क्लास का ही एक लड़का, कैकणी नाम का, वहां आया। उसने पूछा क्या हुआ। फिर उसने 4 आने देकर उनकी टिकट खरीदी और तब जाके वो घर पहुंच पाए। अंबेडकर ने साफ कहा कि उनके इन सब दुखों के लिए वो सीधे सीधे अपने पिताजी को जिम्मेदार मानते थे। अच्छा? क्योंकि उन्होंने पिताजी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। ये बहुत बड़ी बात है कहना। हाँ, ये अपनी आप बीती सुनाने के बाद उन्होंने उन छात्रों से सीधा सवाल पूछा, वो छात्र जो शायद पढ़ लिख कर 50-60 रुपए महीने की नौकरी करते। हाँ, उस समय के हिसाब से। उन्होंने पूछा, सोचो अगर तुम्हारे भी 14 बच्चे हो गए तो उनका क्या भविष्य होगा? क्या तुम उनकी परवरिश की जिम्मेदारी समाज पर डाल दोगे? सीधा सवाल। उन्होंने लड़कों और लड़कियों दोनों को सलाह दी कि अपनी जिम्मेदारी समझो। ये सलाह उस वक्त के लिहाज से न सिर्फ बहुत हिम्मत वाली थी, बल्कि बेहद बेहद प्रैक्टिकल और दूर की सोचने वाली थी। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, कम आमदनी और ज्यादा बच्चे,
इसका सीधा असर तो माँ बाप की आर्थिक हालत पर पड़ता ही है। पड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा असर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य, उनके पूरे भविष्य पर पड़ता है। सही बात है। अंबेडकर ने तो यहाँ तक कह दिया, और ये बात आज भी कुछ लोगों को चौंका सकती है, कि उनके अपने 5 बच्चों में से 4 की मौत हो गई थी। हाँ। और उन्हें इस बात का दुख नहीं, बल्कि एक तरह से खुशी है। खुशी, ये तो हाँ। क्योंकि अगर वो सब जिंदा होते तो उनकी अच्छी परवरिश का, उनकी शिक्षा का भारी बोझ उन पर आता, जिसे शायद वो उठा नहीं पाते। हाँ। इसे शायद वो एक बड़े सामाजिक नजरिए से देख रहे थे। अच्छा, समाज के नजरिए से। जी। कि समाज का भला इसी में है कि लोग उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी निभा सकें। उनका वो कहना कि महिला पुरुषों का पशुओं की तरह बच्चे पैदा करते जाना इंसानियत पर धब्बा लगाने जैसा है, ये दिखाता है कि वो इस मसले पर कितने गहरे और आगे के विचार रखते थे। हाँ, और मुझे याद है इसी परिवार नियोजन वाली बात के साथ उन्होंने शादी के मामले में लड़कियों की पसंद का भी जिक्र किया था। अच्छा, वो भी। हाँ, कहा था कि जैसे लड़के शादी के लिए सुंदर पढ़ी लिखी लड़की ढूंढते हैं, अपनी पसंद देखते हैं, तो ये हक लड़कियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनकी भी तो अपनी पसंद हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बराबरी की बात। तो डॉक्टर अंबेडकर के इस 1938 के भाषण की इस बातचीत से ये साफ है कि वो दलित छात्रों को सिर्फ हौसला नहीं दे रहे थे, नहीं, बल्कि एक ठोस दिशा दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि शिक्षा और सरकारी नौकरियां क्यों जरूरी हैं। ये सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं, बल्कि समाज में ताकत हासिल करने का हथियार है। स्ट्रैटेजिक महत्व। हाँ, लेकिन साथ ही उन्होंने चेक आया भी कि पढ़ लिख कर स्वार्थी मत बन जाना, समाज को मत भूलना, जिम्मेदारी याद दिलाए, सीखते रहना, कभी रुकना मत, और अपनी निजी जिंदगी में भी समझदारी दिखाना, खासकर परिवार बढ़ाने के मामले में। बिल्कुल। और ये सारी बातें सुनते हुए मन में एक सवाल उठता है। क्या? डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त उस समाज के हालात को देखते हुए शिक्षा और सरकारी नौकरियों को दलित समाज के सशक्तिकरण का मुख्य औजार माना। हाँ। उन्होंने उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए। आज इतने साल बाद जब हालात बदल गए हैं, चुनौतियां नई हैं, सही, और बराबरी, प्रतिनिधित्व और समाज में अपनी जगह बनाने की लड़ाई अलग अलग शक्लों में जारी है, तब अंबेडकर की बताई वो खास रणनीतियां, जैसे सरकारी नौकरियों पर उनका जोर या शिक्षा का वो उद्देश्य जो उन्होंने बताया था, वो आज कितनी कारगर है। ये सोचने वाली बात है। क्या आज की पीढ़ी को उन रणनीतियों को जस का तस अपनाना चाहिए, या उनमें आज के जमाने के हिसाब से कुछ फेरबदल करने की, कुछ नया जोड़ने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आज के युवाओं को सोचने की जरूरत है। जय भीम साथियों। अब तो जाग जाओ, जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, वेक अप नाउ। If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite! साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अंबेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अंबेडकवादियों, सब एक हो जाओ। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है बाबा साहेब के भाषण से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। हम आगे भी और वीडियो बनाकर बात साझी करते रहेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।